आईआईडी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। सक्सेस स्टोरी के आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपना जीरो बजट से बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे वो बन गई एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आज की खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस सुमन संथालिया, हु इज द फाउंडर ऑफ आरती आर्ट क्रिएशंस। वेलकम टू आईआईडी। एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी रही आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, कैसे स्टार्ट किया आपने? देखो, बहुत सारी चीज़ें एक बच्चे के अंदर में डिज़ायर की तरह होती है। वो मेरे साथ में भी थी जब मैं 20 ईयर की थी। तभी से मेरे दिल में भी था कि मुझे कुछ खास करना है, अपना करना है, अलग सा करना है। और मैं भी एक 100 बन के नहीं रहना चाहती थी अपनी लाइफ में। तो इसके लिए मेरे पास में सपने बहुत सारे थे कि मुझे ये करना है, वो करना है, कैसे करना है ये नहीं पता था। और समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ भी नहीं आती थी, बट एक मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मुझे कुछ करना है, अपना करना है। क्योंकि बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे जुमले सुनने को मिलते थे कि औरतें बिजनेस नहीं कर सकती। तो मेरे पास एक साइलेंट थॉट होती थी अपने पास कि क्या वाकई औरतें बिजनेस नहीं कर सकती हैं। तो मैं अपने आप से कहती थी कि एक बार आजमा के तो देखना चाहिए, ऐसे ही गिव अप क्यों कर देना है। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। आफ्टर मैरिज में दिल्ली आई और दिल्ली आने के बाद अपने छोटे बच्चे को स्कूल भेजने के बाद मेरे पास जो टाइम खाली होता था, मुझे लगता था कि मुझे ये जाया नहीं करना है। और साथ साथ में थॉट थी कि मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों के पीछे बचपन से देखती आई थी कि जब भी आप अपनी डिमांड रखते हो तो पेरेंट्स हो, चाहे भाई हो, चाहे हस्बैंड है, उनके पास में क्वेश्चन होता था कि क्यों चाहिए। क्या ज़रूरी है कि हर समय हमें रीज़न बता के ही कुछ मिले? क्या हम कुछ वैसे प्रोक्योर नहीं कर सकते? क्या वैसे हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए? तो ये मेरी अपनी एक डिज़ायर थी, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि अगर मैं फाइनेंशियली कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ना मांगना पड़े। इसके पीछे एक और रीज़न था कि छोटे बच्चे होते थे, समटाइम्स वो अननेसेसरी डिमांड रखते थे, जिसके लिए भी उसके पापा से पूछो। तो ये बात भी चूकती थी कि एज ए पेरेंट अगर मैं हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी उतनी बननी चाहिए कि मैं भी उसको वो सब कुछ अकेले दे सकूँ। बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, आप कैसे इन लॉज, फैमिली, इन सबको कैसे मैनेज किया आपने वर्क के बीच में? देखो, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अगर ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मैं अपने उस दौरान जब मैं ये छोटे लेवल पे काम करती थी, मैंने अपनी शुरुआत अपने घर के ड्राइंग रूम से की। हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, बेटे को स्कूल भेजने के बाद, फिर मैं अपनी एक छोटी सी टेबल होती थी जिसके ऊपर अपने हैंडमेड पेपर लेकर के और ब्रश लेके बैठ जाती थी। और कभी कभी अगर मुझे टाइम मैनेज करना होता था, क्योंकि स्कूल भेजना होता था 6 बजे बच्चे को उठाने के लिए, तो मैं 5 बजे उठ जाती थी और अपना 1 घंटा बैठ के मैं अपनी पेंटिंग्स वगैरह बनाती थी। तो टाइम मैनेज होता था। दोपहर को बच्चे के आने के पहले ही अपने कुछ वर्क करके रख देना, ताकि उनको मैं टाइम दे सकूं, उनको होमवर्क करा सकूं। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप टाइम मैनेजमेंट करो। आपके इन लॉज कितने सपोर्टिव थे? शुरुआत में तो मैं ये कहती हूँ कि देखो, सपोर्ट में कोई भी खड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपना मुद्दा उनके सामने रखते हो, अपनी बात रखते हो और आप अपना कॉज बताते हो, तो हर कोई आपके सपोर्ट में आता है। और बेसिकली एक हिंदू मीडियम क्लास फैमिली से होने की वजह से सपोर्ट मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो सपोर्ट मुझे मिला और हस्बैंड का सपोर्ट भी मिला और पेरेंट्स का भी मिला, जिसके लिए मुझे टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग करनी पड़ी, जो कि मुझे लगता है कि वो जनरेशन गैप था जिसको मुझे फील करना ज़रूरी था, और वो मैंने किया और वो मुझे हासिल हुआ। कैसे आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी और किस किस चीज़ों को आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया? शुरुआत में मैंने हैंडमेड पेपर से छोटे छोटे कार्ड्स और पेंटिंग्स बनाने की शुरुआत की थी। और ये कार्ड और पेंटिंग भी मेरे इतने अट्रैक्टिव होते थे कि सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम उस समय में बहुत एक अच्छा नाम हुआ करता था, और जहाँ लोग अपने क्राफ्ट को बेचते थे, तो मैं भी अपने क्राफ्ट को वहीं ले जाके सेल करके आती थी। और वहाँ मेरे दिए हुए क्राफ्ट बहुत जल्दी सेल हो जाते थे। तो फिर उनकी हर रोज़ एक नई डिमांड होती थी कि ये सिर्फ तुम हैंडमेड पेपर पे क्यों बनाते हो,
और इसको किसी पॉट के ऊपर बनाओ या किसी और चीज़ों पे बनाओ, तो इस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट भी होती थी। प्लस कभी कभी मुझे ये भी लगता था कि इसको और इनोवेटिव कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए मैं अलग अलग के दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर उन्हीं आर्ट्स को बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी अच्छे ऑर्डर आने लगे। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मुझे साल 2009 में स्टेट मेरिट अवार्ड मिला, जब पहली बार मेरे काम को सराहा गया और ये देखा गया कि एक वर्ली आर्ट, एक साधारण सा आर्ट है जिसको मैंने इतने इनोवेटिव ढंग से बनाया है। चूँकि अगर आप जानते हैं तो वर्ली आर्ट वाइट कलर से बनता है, बट मैंने वर्ली आर्ट में कलर भरे जो कि लोगों को बहुत पसंद आए। ये मैं आपको बता रही हूँ 2002 की बात, और ये आर्ट महाराष्ट्र का है और मैंने दिल्ली से महाराष्ट्र पेंटिंग भेजनी शुरू की। तो अगर हम बात करें, आपने कहीं से भी कोई ट्रेनिंग भी ली इस आर्ट के लिए, तो कैसे आपने इसको आर्ट को डेवलप किया आपने? हाँ, मेरी कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन जब जैसे मुझे पता चला कि ये ट्राइबल आर्ट महाराष्ट्र का है, ये वर्ली आर्ट है, तो फिर मैं म्यूजियम में जाती थी या कभी कभी लाइब्रेरी जाती थी, उस आर्ट से संबंधित बुक्स निकालती थी और उसको पढ़ती थी और उसकी डिटेलिंग को सीखती थी। और चूँकि मेरी परवरिश एक गांव में हुई है, तो मैंने गांव के जीवन को बहुत ही बारीकी से देखा है, और ये जितने भी आर्ट्स हैं इनमें सबों में हमारी लाइफ स्टाइल ही डिपिक्ट होती है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत इजी था कि जब मैं उसके बारे में पढ़ लेती थी तो उसको मैं बहुत अच्छे से चित्रित कर पाती हूँ। जिस टाइम आपने ये बिज़नेस शुरू किया, उस टाइम पे कोई ऐसे मीडियम नहीं थे कि हम जो है ऑनलाइन मार्केटिंग कर सके, तो आपने इस बिज़नेस की मार्केटिंग कैसे की? मैं तो खुद बनाती थी, अपने कंधों पे दोनों थैले रखती थी और चली जाती थी घूमने के लिए। किसी शॉप में जाना हो, किसी कॉर्पोरेट हाउस में जाना हो, सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम में, उनको जाती थी, अपना सामान दिखाती थी, अपने सामान के बारे में बताती थी। कभी कभी वो कहते थे कि नहीं, हम नहीं ले सकते हैं, हमारे पास में बजट नहीं है, तो मैं कहती थी आप रख लो, बिक जाए तो दे देना। क्योंकि मेरा ये कॉन्फिडेंस था कि मैं इतना सुंदर बनाती हूँ और ऐसा बनाती हूँ कि अगर ये किसी को दिखाने भर से ये बिक सकता है। ओके। तो मैं ज़्यादातर टाइम में मैं यही करती थी कि आप एक बार रख तो लो, क्योंकि मेरे पास वो विंडो नहीं होती थी, वो कस्टमर नहीं होते थे कि जिनको मैं ये दिखाऊं। तो जब मैं ऐसे लोगों को ऑफर देती थी और वो रखते थे और आराम से सामान बिकता था। इनिशियली बिजनेस की स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? बहुत सारे चैलेंज होते थे। एक तो यही सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि लोग कहते थे कि नहीं, हम इसको खरीदेंगे नहीं, आप वैसे ही दे जाओ। तो ऐसे में कई बार ये भी होता था कि मैंने दे दिया और वो सामान टूट गया या ख़राब हो गया, तो वो भी मुझे झेलना पड़ता था। बट मेरे पास ये कॉन्फिडेंस होता था, इन हाथों से काम किया है, कोई बात नहीं है, दूसरी बनाऊंगी। और फाइनेंस की भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आप कितना बना सकते हो। उस ज़माने में कलर की बॉटल्स लेना हो, हैंडमेड पेपर लेने हो, और चूँकि आपके पास में लॉजिस्टिक नहीं होती थी, तो उन सामान को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाना, उनको देना और कंसाइनमेंट पे देना, ये भी बहुत चैलेंज होते थे। तीसरा, चूँकि एक प्रॉपर मार्केटिंग नहीं आती थी, मार्केट के बारे में नहीं पता था, पैकेजिंग क्या होती है, फिनिशिंग क्या होती है और प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को सीखते मुझे लगता है कि कम से कम, आज भी सीख ही रही हूँ, लेकिन 10 साल तो मेरे निकल गए। और वो साल ऐसे होते थे कि कई बार मुझे 18 घंटे 20 घंटे भी काम करना पड़ता था बैठ के, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं 2 लोगों को लूँ और जो मेरी हेल्प करे। तो मैं अपने एक्स्ट्रा आवर में उनमें कलर भरना, उनके काम करना, उनकी फिनिशिंग, कई बार तो ऐसा होता था कि मैं 3 बजे उठ करके फिनिशिंग चेक करती थी अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी से पहले। इतने ओवर टाइम में आपने कैसे फैमिली को और काम को कैसे मैनेज किया? क्योंकि आप इतना ज़्यादा ओवर टाइम करते थे अपने वर्क के लिए, आप इतना पैशनेट थे, तो फैमिली को आपने कैसे मैनेज किया? मुझे ऐसा लगता था कि हर बंदे की, एक साधारण बंदे की क्या रिक्वायरमेंट होती है, 6 बजे उठना, रात 10 बजे सो जाना। तो 6 से 10 के बीच में जो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि बेटे को इतने टाइम से इतने टाइम स्कूल जाना है, तो उनके उस काम को मैं अर्ली आवर में निपटाती थी, और जो उसमें से समय में चुरा पाती थी उसमें मैं अपने इस शौक को, बिजनेस। एंटरप्रेन्योर के लिए टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है? अपने आप पे फोकस करो। आप सामने वाले के टाइम के बजाय अपने टाइम को तवज्जो दो।
कि आपको किस टाइम पे कितना काम करना। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की जैसे अगर हम बात करें तो आपने कितने इन्वेस्टमेंट के साथ जो है अपना बिजनेस शुरू किया, क्योंकि आपने बताया अभी आपको फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत थी, तो कितने इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया था आपने ये बिजनेस? अगर मैं सच्चाई बताऊं तो आपको बिलीव नहीं होगा, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैंने अपने बेटे की गुल्लक तोड़ी थी, क्योंकि जब फाइनेंस की बात थी तो मेरे पास तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन मेरे पास ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड अपनी फैमिली से बताऊं कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तो उनके लिए और 98 में ये एक बड़ी अमाउंट होती थी जिसमें एक पूरा घर पलता था, तो 10,000 रुपये लगाना मेरे लिए भी बड़ी बात थी। तो मैंने चुपचाप से अपने बेटे की गुल्लक तोड़ी जिसमें से मुझे 7,000 रुपये मिले। उस 7,000 रुपये से मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। और उस स्क्रैच से कैसे जो है आप आज जो है आकृति क्रिएशन को डेवलप कर पाई, कैसी रही आपकी पूरी जर्नी? मेरी शुरुआत के दिन कठिन ज़रूर रहे हैं, क्योंकि घर संभालना, बच्चों को संभालना, छोटे बच्चे होते थे उनकी पढ़ाई के ऊपर खर्च करना, अपने काम को देखना, और एक कमिटमेंट होती थी कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो और अपने समाज के लिए क्या कर रहे हो। इसी दौरान में बहुत सारे चैलेंजेस थे मेरे पास, ये फाइनेंस के अलावा भी कुछ सोशल, पता नहीं मैं मतलब ये क्यों था, कैसे था कि मुझे अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ भी नज़र आती थी कि अगर मेरा बेटा स्कूल जा रहा है तो उसका बेटा भी स्कूल जाना चाहिए, जो कि मेरे घर की काम वाली होती थी। तो ये एक कसमकस मेरे पास होती थी जिसकी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग होकर के काम कर पाई। तो मुझे लगता था कि इसका भी उतना ही हक है जितना कि मेरे बेटे का स्कूल जाने का हक है। तो मैं उन वैसे छोटे छोटे ग्रुप को उठाती थी, क्योंकि अगर मैं पढ़े लिखे किसी अच्छे बंदों को उठाती हूँ या लेडीज़ को उठाती हूँ और उनसे काम करवाती हूँ अपने को हेल्प करने के लिए, तो मुझे ज़्यादा पे करना पड़ सकता है और उनकी डिमांड पूरी कर नहीं सकती हो। और एक ये तबका होता है जिनके पास बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें होती है बट उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। तो मैंने अपनी यूनिट को बनाने के लिए इन लोगों को आगे लाना अपना एक मकसद बनाया, जो घर में काम कर रही हैं या जो प्रेस कर रही हैं या जिनके पास में अच्छी एजुकेशन है, तो उनको बुलाना, दोपहर में उनको 2-3 घंटे ट्रेनिंग देना, काम सिखाना, और जो मेरे को मिलता था उसी में से 20 रुपये 25 रुपये सबको देना रोज के। तो आज जो है आपके प्रोडक्ट्स कहाँ सप्लाई हो रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया कम अब्रॉड, और भारत का कोई ऐसा शोरूम नहीं है जहाँ मेरे प्रोडक्ट नहीं जाते हैं। ओके, अब आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप हुई टाइम के साथ? टाइम के साथ में चीज़ें चेंज होती है, बच्चे बड़े होते गए, बच्चों ने भी माँ के काम को देखा और उन्हें लगा कि इतना सुंदर काम कुछ जगह तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो जब वो बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने डिजिटल माध्यम को अपनाया और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन के ऊपर उन लोगों ने मेरे को प्रमोट करना शुरू किया। और देखते देखते 2007 के बाद मेरे को बहुत अच्छा बूस्ट मिलना शुरू हुआ जब मैंने सोशल मीडिया को यूज करना शुरू किया। और ये सोशल मीडिया तो मेरे बच्चों ने ही सिखाई है मुझे। हैंडीक्राफ्ट्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से तरीके के आप प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं? मैं होम डेकोर के प्रोडक्ट बनाती हूँ और होम डेकोर में सारे प्रोडक्ट आते हैं, टेबल वेयर, ड्राइंग रूम से फर्नीचर, ज्वेलरी। और अभी एक मैंने नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें मैं टेक्सटाइल के ऊपर काम कर रही हूँ, जिसमें मैं साड़ियाँ बना रही हूँ, हैंड ब्लॉक, हैंड प्रिंटेड वाली कुर्तियाँ बना रही हूँ, जिनके ऊपर भी मैं हैंड वर्क ही डालना चाह रही हूँ। एक न्यू एंटरप्रेन्योर अगर कोई न्यू बिजनेस करना चाहता है, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं या कैसे वो शुरू कर सकता है एक बिजनेस को? देखो, यहाँ 2 बातें हैं। सबसे पहले आपको अपने टेस्ट को देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। एकदम ब्लाइंडली आप किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते हो और आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा या खुद देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरह की चीज़ों में है, आप क्या बना सकते हो, आपको किन चीज़ों को बनाने से फ़ायदे हो सकते हैं। ये एक बेसिक 3-4 मुद्दे आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ तो देखनी ही पड़ेगी। तो क्या एक पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहते हैं हमारे न्यू यूथ एंटरप्रेन्योर्स को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की थी तो बिल्कुल हम लोगों के पास में ना कोई विज़न था और ना कोई क्लैरिटी थी। लेकिन आज IID एक ऐसी संस्था है
जहाँ पे आप एक अच्छी एडवाइस ले सकते हो, आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे समझ सकते हो कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उनमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और मास्टर एडवाइस मिल सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चेस बताए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज बहुत इजीली अवेलेबल है, जो कि हमारे समय में नहीं अवेलेबल थी। तो मुझे लगता है आज तो बिज़नेस करना बहुत ही आसान है। थैंक यू सो मच।